गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। देखिए, कल के वीडियो में अपन ने बात की थी गेमेटोजेनेसिस की, यानी युग्मक जनन की बात अपन ने की थी। और युग्मक जनन के बाद अपन टू टाइप्स बताए थे कि दो प्रमुख युग्मक जनन की घटनाएं होते हैं, नर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया और मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया। और कल अपन ने फिर बात की थी शुक्राणु जनन की, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन यानी अपन बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात अपन करते हैं। देखिए, शुक्राणु जनन क्या है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया मैंने आपको कल बताया थी कि शुक्राणुओं के निर्माण की जो प्रोसेस होती है वो शुक्राणु जनन कहलाती है। और शुक्राणु जनन की इस प्रोसेस के अंतर्गत मैंने आपको ये भी बताया था कि एक प्रकार का क्या होता है शुक्राणु जनन होता है, वो भी क्या हार्मोन्स के द्वारा क्या होता है नियंत्रित होने वाली प्रक्रिया है। हालांकि एक साइड की बात है, मैं आपको बता दूं। वैसे नॉर्मल अपन पढ़ेंगे, जैसे एक अपने शरीर में हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है अपना, अंतःस्रावी तंत्र की ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। तो इस हाइपोथैलेमस से जब क्या होता है, जब किशोरावस्था आ जाती है, यौनारंभ शुरू हो जाता है। तो यौनारंभ के समय एक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित होता है और जिसका नाम है GnRH। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है, उससे सीक्रेटेड होता है। और ये जो GnH हार्मोन, ये जो अपनी पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि की भी दो पालियां होती हैं। ऐसे एक अग्रपाली होती है, एक पश्चपाली होती है। मैक्सिमम हार्मोन इसी से स्रावित होते हैं, अग्रपाली से। और पश्चपाली से तो केवल आप देखिए ऑक्सीटोसिन है, वेसोप्रेसिन है, जैसे दो हार्मोन मुख्य रूप से क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। तो ये जो अग्रपाली है, इस अग्रपाली पे यानी आपको मैं लिख दूं अग्र पीयूष ग्रंथि। ये अगर पीयूष ग्रंथि होती है, इसको उद्दीपन के तहत क्या होता है कि मुख्य रूप से इसके द्वारा दो हार्मोन्स को रिलीज करता है। एक हार्मोन होता है LH और एक हार्मोन होता है FSH। इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं पुट्टिका प्रेरक हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए, यह जो LH हार्मोन होता है, ये LH हार्मोन किनको उद्दीपित करता है, जो मैंने कल आपको बताया था कि एक विशिष्ट प्रदर्शन में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको अपन कहते हैं अंतराली कोशिकाएं। तो ये अंतराली जो सेल्स होती हैं, अंतराली जो कोशिकाएं होती हैं, उनको उद्दीपित करता है। और अंतराली कोशिकाओं को उद्दीपित करके उनसे कौन से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है, एंड्रोजन हार्मोन, जिसको चाहे आप टेस्टोस्टेरोन कह दो। एंड्रोजन हार्मोन के स्राव को क्या करता है, ये प्रेरित करता है। समझ गए मेरी बात। ठीक उसी तरह FSH हार्मोन होता है, वो जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, जिनका मैंने आपको बताया था कि वह पोषण कोशिकाएं होती हैं, तो सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीपित करता है। ठीक है। और सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं, सर्टोली कोशिकाएं जो स्पर्म्स वगैरह होते हैं, स्पर्मेटिड्स होते हैं, जो आपको मैंने बताया था कि सर्टोली कोशिकाएं होती हैं सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल होती हैं, शुक्रजनक जो नलिकाएं होती हैं वहां उनके साथ प्रेजेंट होती हैं और वो क्या करते हैं, उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो यहाँ दो बातें आप ध्यान रखना केवल कि ये दोनों हार्मोन्स LH और FSH होते हैं, ये पूर्ण रूप से क्या करते हैं, शुक्र जनन की जो प्रोसेस होती है उसको नियंत्रित करते हैं। समझ गए मेरी बात है। ये यहाँ इस हार्मोन के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है, ये यहाँ पोषण की प्रोसेस है उसके लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ये तो बेसिक बात थी इसकी, हार्मोनों का नियंत्रण कैसे होता है। अब अपन पढ़ रहे हैं शुक्र जनन की प्रोसेस। तो शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होती है, वो शुक्र जनन की प्रक्रिया के लिए मैं आपको बता दूं कि जब जो आद्य जनन कोशिकाएं होती हैं, आद्य जनन या जो आप बोल दे कि जर्म सेल्स होती हैं, उनमें क्या होता है, ये शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है, वो भी क्या होती है, दो चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में पूर्ण होती है, दो चरणों में पूर्ण होती है।
एक चरण होता है इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं स्पर्मेटिड का निर्माण। किसका निर्माण होता है? स्पर्मेटिड का निर्माण। स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। अपन यदि हिंदी की बात करें तो उसको अपन बोल सकते हैं शुक्राणु पूर्वी। स्पर्मेटिड को क्या बोल सकते हैं? शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। समझ गए मेरी बात? और दूसरी जो चरण होता है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। या अपन बात करते हैं तो उसको बोलते हैं शुक्र कायांतरण। शुक्र कायांतरण भी अपन इसको बोला जा सकता है, या इसको स्पर्मेटोलियोसिस भी बोलते हैं। स्पर्मेटोलियोसिस भी अपन इसको कह सकते हैं। तो आप इंग्लिश के वर्जन को विशेष रूप से ध्यान रखना कि चाहे आप इसको शुक्र कायांतरण बोल दीजिए, चाहे आप इसको स्पर्मेटोलियोसिस बोल दीजिए, चाहे आप इसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोल दीजिए। इस बात का थोड़ा सा आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब देखिए कैसे होती है प्रोसेस, अपन देखते हैं आगे। फर्स्ट जो इसका चरण होता है उसकी अपन बात करते हैं। फर्स्ट है स्पर्मेटिड का निर्माण। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए शुक्र कायांतरण की प्रोसेस को समझो तो दो चरण आपको बताने। सबसे पहले आपको कौन सा बताना है? इसके अंतर्गत स्पर्मेटिड का निर्माण बताना है, और दूसरा आपको कौन सा बताना है इसके अंतर्गत? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। शुक्राणु पूर्वी का निर्माण यानी स्पर्मेटिड का क्या होगा? यहाँ पे निर्माण होगा। देखो शुक्राणु पूर्वी और शुक्र कायांतरण की जो प्रोसेस है उसकी मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं एक बार, कि यहाँ आपको ध्यान में रखना होगा कि जो सबसे पहले ये जो प्रोसेस होती है इस पर शुक्राणु पूर्वी के निर्माण की प्रक्रिया होती है, इसकी भी 3 फेज होती हैं। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है, इसकी 3 चरण होते हैं, यानी 3 फेज होते हैं। और ये जो 3 चरण हैं इनमें फर्स्ट जो चरण होता है वो होता है गुणन प्रावस्था। पहली कौन सी प्रावस्था होती है? गुणन प्रावस्था होती है। दूसरी यहाँ पे होती है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था। और तीसरी यहाँ पे जो होती है वो होती है परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था। गुणन है, इसका मतलब इसको बोलते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। वृद्धि है तो अपन इसको बोलेंगे ग्रोथ फेज, और ये मेच्योर अवस्था है तो इसको अपन बोलेंगे मैच्योरेशन फेज। देखिए कैसे होता है। 3 चरणों की अपन बात करें, नाम से आपको स्पष्ट होना चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं गुणन फेज कैसे वर्क करती है, ग्रोथ फेज में क्या होता है और मैच्योरेशन फेज में क्या होता है। तो सबसे पहले शुक्र जनन की प्रक्रिया मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एक द्विगुणित कोशिका होती है, और वो जो द्विगुणित कोशिका होती है वो द्विगुणित कोशिका कौन सी होती है? आदि जनन कोशिका होती है। मैंने आपको बता दिया था कौन सी जनन कोशिका होती है? आदि जनन कोशिका होती है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल होती है। कब? जब किशोरावस्था शुरू हो जाती है, यौनारंभ की प्रक्रिया शुरू होती है। तो सबसे पहले गुणन फेज की अपन बात करते हैं। तो गुणन फेज के अंतर्गत क्या होता है? एक जो आद्य जनन कोशिका होती है वो आद्य जनन कोशिका के अंतर्गत क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के तहत क्या होना है कि वो अनेक स्पर्मेटोगोनियाओं का क्या करती है? निर्माण करती है, जो उसके बिल्कुल सेम होता है। भाई गुणन होगा तो उसके समान अनेक कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो इसके तहत क्या होता है कि ये जैसे 2 कोशिकाएं निर्मित होगी एक से, क्योंकि विभाजन कौन सा हो रहा है? यहाँ पे समसूत्री विभाजन हो रहा है। और समसूत्री विभाजन में आपको पता है क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या सेम बनी रहती है। गुणसूत्रों की संख्या सेम बनी रहती है।
और एक कोशिका 2 से 4 से 8 ऐसे कोशिकाओं का क्या होता रहता है, निर्माण होता रहता है। इससे क्या हो जाएंगी, द्विगुणित कोशिकाएं बनेंगी, बनेगी नहीं बनी। फिर इससे भी क्या बनी भाई, एक से फिर 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, तो इससे भी क्या बन जाएंगी, द्विगुणित को, ये भी बन गई कि नहीं बनी। तो एक से क्या बन रही है, अनेक कोशिकाएं बन सकते हैं, फिर विभाजन होता रहेगा। तो समसूत्री विभाजन, इसको अपन बोल देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इस ये जो स्टेज होती है, इस स्टेज को अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे, क्योंकि लगातार समसूत्री विभाजन होता है। तो ये क्या हो जाएंगे, स्पर्मेटोगोनिया हो जाएंगे, स्पर्मेटोगोनिया अपन इनको कह देते हैं। तो ये पहली फेज हो जाएगी, और इस फेज को अपन क्या कह सकते हैं, ये फेज कौन सी हो जाएगी, गुणन फेज हो जाएगी, यानी मल्टीप्लिकेशन अवस्था हो जाएगी, तो गुणन प्रावस्था हो जाएगी। तो गुणन प्रावस्था के अंतर्गत हो क्या रहा है, गुणन प्रावस्था के अंतर्गत समसूत्री विभाजन हो रहा है, और यहाँ क्रोमोसोम्स नंबर्स क्या हो रहे हैं, 46 हो रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की। तो द्विगुणित स्टेज में समसूत्री विभाजन गुणन प्रावस्था होती है। इसमें सबसे पहले आद्यजनन कोशिका होती है, आद्यजनन कोशिका में लगातार समसूत्री विभाजन होते रहते हैं। तो एक कोशिका से 2 से 4 ऐसी कोशिकाओं का क्या होता रहता है, निर्माण होता रहता है। अब गुणन अवस्था से जो ही अगली स्टेज कौन सी आती है, वृद्धि अवस्था आती है। कौन सी अवस्था आती है, ग्रोथ फेज आती है, नहीं वृद्धि अवस्था आती है। तो वृद्धि अवस्था के अंतर्गत क्या होना है, थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ यह जो वृद्धि अवस्था आती है, इस वृद्धि अवस्था के तहत क्या होता है, अब जो कोशिका होती है वो क्या करती है, अपने आकार में वृद्धि करती है। जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये जो एक स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया अब अपने आकार में क्या हो जाएगा भाई, वृद्धि करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। अब जब ये आकार में वृद्धि करेगा तो इसको, ये वृद्धि फेज हो जाएगी, तो इसको अपन बोल देते हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। अब यहां देखिए प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब यह जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, यह जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स है, इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट की प्रोसेस के तहत क्या होना है कि मुख्य रूप से जो आप चाहे इसको आप प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बोल दें, या चाहे आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या होना है, एक फर्तम अर्धसूत्री विभाजन होना है। कौन से विभाजन के तहत हुआ ये, फर्तम अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन फेस्ट हुआ। और अर्धसूत्री विभाजन फेस्ट हो तो ये स्टेज कौन सी होगी, वृद्धि अवस्था होगी। कौन सी अवस्था होगी यहाँ पे, वृद्धि अवस्था होगी। समझ गए मेरी बात। अब इस वृद्धि अवस्था की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण हो गया, या आप ऐसे बोल दीजिए कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण हो गया, या आप ऐसे बोल दीजिए कि प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब आपने देखा होगा जब अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस होती है, तो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस के तहत होता क्या है, आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ जो वृद्धि फेज होती है, यानी आप ये मान लीजिए कि जो गुणन वृद्धि अवस्था होती है, इसके अंतर्गत ये कोशिकाएं क्या करती हैं, पोषण प्राप्त करती हैं, और पोषण प्राप्त करके ये जो स्पर्मेटोगोनिया थे, इन स्पर्मेटोगोनिया से आकार में ये क्या होगी भाई, दोगुनी हुई कि नहीं भाई, पर्याप्त मात्रा में इनको पोषण मिला, और पोषण मिलने से आकार में क्या होगी, दोगुनी होगी। और दोगुनी आकार में होने के कारण अपन इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्रजनन कोशिकाएं किन्हें कहते हैं, तो इसमें क्या कहोगे, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, उनकी कोशिकाएं होती हैं, पर्याप्त मात्रा में पोषण को ग्रहण करके क्या करती हैं, अपने आकार में दोगुनी हो जाती है, वृद्धि करती हैं, और वृद्धि करके उस क्या कहलाएंगी, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहलाएंगी। अब ये भी क्या आती है, द्विगुणित कोशिकाएं हुई कि नहीं हुई, अरे भाई द्विगुणित कोशिकाएं हुई ना। इसके अब देखिए, इसके बाद ये जो अर्धसूत्री विभाजन फेस्ट यहाँ संपन्न होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन फेस्ट से ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ये द्वितीय
स्पर्मेटोसाइट्स में विभाजित होगा। तो यहाँ से ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स था, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स किसका निर्माण करेगा? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अब अर्धसूत्री विभाजन कौन सा होगा भाई? सेकंड होगा। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हो जाएगा। तो ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हो रहा है, यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है वो तो समसूत्री के समान होता है, द्विगुणित फेज आएगी नहीं। तो यहाँ से क्या बनेंगी? अगुणित कोशिकाएं बनी कि नहीं बनी? अर्धसूत्री विभाजन में आपने देखा होगा कि जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो क्या हो जाती है? आधी। भाई गुणसूत्रों की संख्या अर्धसूत्री विभाजन में क्या होती है? आधी होती है। अब यहाँ गुणसूत्रों की संख्या जब आधी हो जाएगी तो यहाँ किसका निर्माण हो रहा है? द्वितीयक शुक्राणुजनन कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, यानी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? द्वितीयक या सेकेंडरी, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हो गया। अब यहाँ क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हुई भाई? यहाँ 46 थी, यहाँ पे कितनी हो गई? 23 हुई कि नहीं हुई? द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण हो गया। अब ये जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स, अब यहाँ से अपन कौन सी फेज की बात कर रहे हैं? मैच्योरेशन फेज में जा रहे हैं। मैच्योरेशन फेज में प्रोसेस चल रही है। तो यहाँ से देखिए, जब अपन बात करेंगे विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो इससे फिर क्या हो जाएगा? ये भी दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, अगुणित कोशिकाएं बन जाएंगी। ये भी अगुणित कोशिकाएं, ये भी अगुणित कोशिकाएं, और ये भी अगुणित कोशिकाएं, और ये भी अगुणित कोशिकाएं हो जाएगी। तो ये जो फेज हो जाएगी, ये फेज कौन सी हो जाएगी? परिपक्वन अवस्था हो जाएगी। कौन सी अवस्था हो जाएगी? परिपक्वन अवस्था हो जाएगी। अब देखिए, ये इतनी प्रोसेस अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ जब अपन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण हो रहा है, द्वितीयक शुक्राणुजनन कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए, तो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स में आपने देखा होगा सबसे पहले दो स्पर्मेटिड बनते हैं, और ये दो स्पर्मेटिड बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स है। इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। और फिर स्पर्मेटिड कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। कितने स्पर्मेटिड बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। तो यहाँ से शुक्राणु पूर्वी हुए कि नहीं हुए? भाई स्पर्मेटिड का निर्माण हो गया। तो ये जो शुक्राणु पूर्वी यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, ये जो शुक्राणु पूर्वी यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, ये इस एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स था। इस एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स का निर्माण हुआ? 4 का। कितने हुआ? 4। लेकिन ये जो शुक्राणु पूर्वी यहाँ पे निर्मित हो रहे हैं, यानी ये जो 4 शुक्राणु पूर्वी यहाँ पे निर्मित होते हैं, अपन किसका पहला फेज क्या थी? शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। शुक्राणु पूर्वी के निर्माण में 3 प्रमुख फेज थी, गुणन, वृद्धि और परिपक्वन फेज थी। अब यहाँ पे आप देखिए, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण हो रहा है, और शुक्राणु पूर्वी के निर्माण के बाद में कौन सी फेज आ जाएगी? शुक्र कायांतरण की फेज आ जाएगी। तो ये जो शुक्राणु पूर्वी यहाँ पे निर्मित हो रहे हैं, ये शुक्राणु पूर्वी क्या होते हैं? अचल होते हैं। क्या होते हैं? तो अचल होते हैं। दूसरी चीज अपन बात करते हैं, जो शुक्राणु पूर्वी होते हैं, इनमें जो अदरवाइज जो मटेरियल होता है, अपन देखते हैं कि जो अनुवांशिक पदार्थ जो अलग होते हैं, मुख्य रूप से वेट पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं? काफी संख्या में ज्यादा होते हैं, और इनका बाहर भी थोड़ा क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इनका बाहर भी क्या होता है? ज्यादा होता है। और जो मटेरियल्स होता है, जो ये मान लीजिए कि मेनली एक स्पंज के फॉर्मेशन के वेट पदार्थ होते हैं न्यूक्लियस में, वो क्या होते हैं? यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे। तो वेट पदार्थ होंगे, वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे। किसके अंतर्गत हो जाएंगे? शुक्राणु पूर्वी। अब आप इसी से जोड़ देना, इसी बात को अपन को आगे ज्वाइंट करना है। ये जो यहाँ स्पर्मेटिड्स बने हैं, प्राथमिक से 4 स्पर्मेटिड का निर्माण। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये एक फेज होगी अपनी शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। अब बी कौन सी है? शुक्र कायांतरण। शुक्र कायांतरण। आपको मैं जो यहाँ डायग्रामेटिकल रूप से समझा रहा हूँ, वो आपको इसी में नोटेट करना है, इसी में दर्शाना है। यहाँ देखिए, आपने ये मुख्य रूप से आपने देखा होगा, मैं फिर नोटेट कर रहा हूँ, ये द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स थे। इससे ये आपने क्या किया? मुख्य रूप से 4
स्पर्मेटिड्स का निर्माण हुआ। कितने स्पर्मेटिड्स का निर्माण हुआ? 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण हुआ। ये चारों स्पर्मेटिड्स क्या हैं? एचल हैं, भार इनका ज्यादा है और द्रव्य पदार्थ की मात्रा क्या इनमें ज्यादा है। तो इन एचल युग्मकों से, ध्यान से सुनना आगे, ये जो एचल यहाँ स्पर्मेटिड्स का निर्माण हुआ है, इन एचल स्पर्मेटिड्स में क्या होते हैं? गमन करने की क्षमता, मतलब कार्य क्षमता नहीं होती है। और कार्य क्षमता नहीं होती है तो इन स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्र कायांतरण कहलाती है। यानी स्पर्मेटिड से या शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्र कायांतरण कहलाती है। तो यहां से कितने? 4 स्पर्म बन जाएंगे ऐसे। कितने बन जाएंगे? 4। और उनका जो आकार हो जाएगा वो चम्मच के आकार का हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इस प्रकार से। पूंछ होगी तो वो चल युग्मक बनेंगे। तो ये क्या बन जाएंगे? शुक्राणु का निर्माण हो गया। इसका निर्माण हो गया शुक्राणु का। तो ये कौन सी अवस्था होगी यहाँ पे? शुक्र कायांतरण। क्या होगी? शुक्र कायांतरण होगी। तो आप देखिए, एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पे है, तो इसे कितने शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है? 4 से हो रहा है। और 4 शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस किसकी? अब इसमें क्या हो जाएगा? ये जो शुक्र कायांतरण की प्रक्रिया बाद शुक्राणु बनेंगे तो इनका एक तो क्या हो जाएगा? आकार छोटा हो जाएगा। आकार छोटा। बाहर में क्या हो जाएगी? बाहर में कमी हो जाएगी। और चल हो जाएंगे, मतलब गमन करने वाले हो जाएंगे। वो कार्य अक्षम थे, ये कार्य क्या हो जाएंगे? सक्षम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से, और जो वेस्टेज पदार्थ था वहां, जैसे आरएनए की मात्रा ज्यादा थी इनमें, तो इनमें आरएनए की मात्रा थोड़ी क्या हो जाती है? कम हो जाता है, क्योंकि अनुवांशिक पदार्थ क्या रहेगा? डीएनए ही रहेगा। तो आप इसको जस्ट इसके नीचे ऐड करके आप अपने नोट्स बनाने हैं आपको। इस प्रकार से शुक्राणु जनन की प्रोसेस होती है, वो क्या होती है? कंप्लीट होती है। ठीक है।